नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम IC 38 का पहला अध्याय डिस्कस करेंगे। अध्याय का नाम है बीमा का परिचय। इस अध्याय में हम जीवन बीमा के इतिहास एवं विकास के बारे में बात करेंगे, बीमा के कार्य स्वरूप के बारे में बात करेंगे, जोखिम प्रबंधन की तकनीक, जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में बीमा एवं समाज में बीमा की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीमा क्या होता है। सरल भाषा में इसका अर्थ होता है जोखिम का हस्तांतरण। बीमा या इंश्योरेंस उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क, जिसे प्रीमियम कहते हैं, देकर हानि का जोखिम दूसरे पक्ष या बीमाकर्ता पर डाला जा सकता है। जिस पक्ष का जोखिम बीमाकार पर डाला जाता है उसे बीमाकृत कहते हैं। बीमाकार आमतौर पर एक कंपनी होता है जो बीमाकृत के हानि या क्षति को बांटने को तैयार रहती है और वह ऐसा करने में समर्थ होता है। अब इसे हम सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि मैं एक कार ओन करता हूं और मुझे लगता है कि ये कार चोरी हो सकता है या फिर इसका एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं जो ये कार का जो क्षति का रिस्क है अर्थात जोखिम है, इसको मैं अगर कार का इंश्योरेंस करवाता हूँ तो कार का जो भी जोखिम है वो मैं इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपना जो भी कार का जोखिम है उसका हस्तांतरण किसी दूसरे कंपनी पे कर रहा हूँ। बीमा, इसीलिए सरल भाषा में बीमा को जोखिम का हस्तांतरण कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बीमा के इतिहास एवं विकास के बारे में। बीमा हमारे बीच आज से ही नहीं है। बीमा हमारे बीच 3000 ईस्वी पूर्व से ही विद्यमान रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा पुराने हिस्ट्री के बारे में, बीमा के हिस्ट्री के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं सीधा आधुनिक अवधारणा, जो कि मॉडर्न कंसेप्ट है बीमा का, हम उसके बारे में बात करेंगे। आधुनिक जीवन बीमा कारोबार का शुरुआत लंदन के लॉयड कॉफ़ी हाउस में हुआ था। जो इंश्योरेंस का फॉर्म हम आज देख रहे हैं, जिस फॉर्मेट पर आज की कंपनी काम कर रही है, उस कारोबार का शुरुआत लंदन के लॉयड कॉफ़ी हाउस में हुआ था। और दुनिया की सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल एश्योरेंस थी, जो कि लंदन में थी, और इसका स्थापना 1706 ईस्वी में हुआ था। भारत में स्थापित होने वाली पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी। इसे भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये इंडिपेंडेंस से पहले ही स्थापित हुआ था। और भारत में पहली गैर जीवन बीमा कंपनी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बीमा दो प्रकार का होता है। एक जीवन बीमा जो कि मनुष्य के जीवन का बीमा करता है, और दूसरा गैर जीवन बीमा, मनुष्य के जीवन के बीमा को छोड़ करके बाकी जितनी भी चीज़ों का बीमा होता है, चाहे वो दुकान का हो, कार का हो, इन सबको गैर जीवन बीमा बोला जाता है। तो भारत में स्थापित पहली गैर जीवन बीमा कंपनी ट्राइटन बीमा कंपनी लिमिटेड थी। पहली भारतीय कंपनी जो थी वो बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड थी। इसका गठन वर्ष 1870 में मुंबई में हुआ था। और भारत की सबसे अधिक पुरानी कंपनी जो कि अभी भी ऑपरेशनल है, अभी भी चल रही है, वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है, मतलब गैर जीवन बीमा की कंपनी है। अब आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन देखेंगे, जैसे कि 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम एवं भविष्य निधि अधिनियम, अगर इसे इंग्लिश में बोलें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट लाया गया था। ये 1912 में आया था, और इस एक्ट के द्वारा ये अनिवार्य किया गया था कि प्रीमियम की दर, जो बीमा के बदले जो ग्राहक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, उसकी दर की सारणी बीमांकक, जिसको कि इंग्लिश में एक्चुरी बोलते हैं, के द्वारा निर्धारित हो। एक्चुरी वही व्यक्ति होते हैं जो किसी भी जीवन बीमा कंपनी के द्वारा जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा जाता है उसको डिजाइन करते हैं। और 1912 के बाद 1938 में बीमा अधिनियम या फिर इंश्योरेंस एक्ट आया था, और इस एक्ट को बीमा कंपनी के संचालन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। 1938 तक भारत में जीवन बीमा का या फिर बीमा का कारोबार बहुत ही फल फूल रहा था और बहुत सारी कंपनी खुल गई थी। तो इनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए 1938 में बीमा अधिनियम लाया गया। और उसके बाद 1956 में
जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें कि 170 जीवन बीमा कंपनी और 75 प्रोविडेंट फंड सोसाइटी, कुल मिलाकर 245 कंपनी को मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। फिर 1993 में बीमा कारोबार के विकास के परिवर्तन के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया और इस मल्होत्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर 1999 में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट लाया गया और उसके बाद 2000 यहाँ पर एक गलती है, ये 2002 नहीं, ये 2000 ईस्वी होगा। 2000 ईस्वी में बीमा व्यवसाय निजी कंपनी के लिए खोल दिया गया था। 1999 में IRDAI एक्ट आया और उसके बाद 2000 ईस्वी में बीमा व्यवसाय को निजी कंपनी के लिए खोल दिया गया था। अब हम बात करते हैं IRDAI के बारे में, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। IRDAI का गठन 1999 में हुआ, उसके बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। 1994 में मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर 1999 में भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI एक्ट लाया गया और अप्रैल 2000 में IRDAI का गठन किया गया। IRDAI भारत में जीवन एवं गैर जीवन बीमा कंपनी के नियामक या फिर रेगुलेटर के रूप में काम करता है। भारत में जितनी भी कंपनी है, भारत में कुल 24 जीवन बीमा की कंपनी है, जिसमें एक भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को सीधे तौर पे बोला जाए तो सरकारी कंपनी बोल सकते हैं, जिसमें कि सरकार का पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट है। अभी के लिए जिस डेट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस डेट में LIC में सरकार का 100% शेयर है और बाकी 23 प्राइवेट कंपनी है, जिसमें सरकार का कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है। और जीवन बीमा के क्षेत्र में डाक विभाग भारत सरकार के अधीन जीवन बीमा का कारोबार करता है, लेकिन ये जो नियामक है IRDAI, इसके दायरे में नहीं आता है। IRDAI जीवन बीमा या फिर कोई भी बीमा से संबंधित कार्य करने वाली सभी कंपनी को रेगुलेट करता है। उसी के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं सारे कंपनी, उसी के रेगुलेशंस के आधार पर भारत में बीमा का व्यवसाय किया जाता है। सिर्फ एक्सेप्शन आता है एक, डाक विभाग, जो कि भारत सरकार के निर्देश पे काम करता है, भारत सरकार के अधीन काम करता है और IRDAI के दायरे में नहीं आता है। अब हम बीमा के कार्य स्वरूप के बारे में बात करेंगे। बीमा किस प्रकार से कार्य करता है? अगर परिभाषा पे ध्यान दिया जाए तो बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोगों की हानि को बहुत सारे लोगों के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 घर का एक समूह है और इसका बीमा किसी एक बीमा कंपनी के द्वारा किया गया है और यहाँ पे 2 घर में आग लग जाती है, तो इसी 5 घर में से 2 घर में आग लग जाती है, तो इस 5 घर के इंश्योरेंस के एवज में, बीमा के एवज में इसके मालिक के द्वारा जो भी प्रीमियम पेमेंट किया जा रहा था, तो इससे जो भी रुपए इकट्ठा हो रहा है बीमा कंपनी में, उनसे इस घर का जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर दिया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो बीमा जो है कुछ लोगों के हानि को बहुत सारे लोगों पे डाल दिया जाता है। जैसे कि इस केस में देखा जाए तो ये 2 घर का हानि को ये 5 लोगों पे डाल दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया है। बीमा किस प्रकार कार्य करता है, इस पर आगे बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। सर्वप्रथम, परिसंपत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ आर्थिक मूल्य विद्यमान हो। मतलब कि अगर आप घर में एक बिल्ली पाले हुए हैं तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि उसका सोसाइटी के नज़र में उस बिल्ली का कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। और परिसंपत्ति वस्तुगत हो सकती है, फिजिकल, जैसे गाड़ी, भवन या फिर लैपटॉप। दूसरा, व्यक्तिपरक, नॉन फिजिकल हो सकती है, जैसे कि नाम या फिर गुडविल।
उसके बाद व्यक्तिगत भी हो सकती है, जैसे कि किसी की आँख, हाथ पैर या शरीर के कोई भी अन्य अंग। और पॉइंट बी है बीमा किस प्रकार कार्य करता है इसमें कि किसी घटना किसी निश्चित घटना के घटित होने से संपत्ति का मूल्य नष्ट हो सकता है। हानि की इस संभावित स्थिति को जोखिम या फिर रिस्क कहते हैं। जोखिम भरी घटना के कारण को आपदा कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि बहुत ज़ोर से आंधी आती है और किसी का फूस का घर टूट के गिर जाता है, तो घर का टूट के गिरना जोखिम है, और जो जोखिम का कारण आंधी, उसे आपदा कहा जाएगा या फिर इंग्लिश में पेरिल। और पॉइंट सी है एक सिद्धांत जिसे पुलिंग या धनु राशि एक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके तहत विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत अंशदान, जिसे प्रीमियम कहते हैं, एकत्रित किया जाता है। इन व्यक्ति के पास एक जैसी परिसंपत्ति जिसमें एक जैसी जोखिम की संभावना होती है। मान लीजिए कि बहुत सारे आदमी कार का इंश्योरेंस करवाते हैं। 1000 आदमी ने कार का इंश्योरेंस करवाया, तो कार का रिस्क एक ही है, या तो ये चोरी हो सकता है या फिर इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे 1000 आदमी का एक पूल बन रहा है, मतलब कि समूह। ये पूल 1000 आदमी का है जिसमें ये प्रीमियम का अंशदान दे करके अपने कार का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। और अगर इसमें से 2, 4 या 5 या 10 या 20 या फिर इससे भी ज़्यादा गाड़ियों में किसी प्रकार की हानि होती है, क्षति होती है, तो इस प्रीमियम के अंशदान, जो पूल में जो भी पैसा जमा हो रहा है, उससे इसका क्षतिपूर्ति किया जाएगा। डी है आपदा के कारण कुछ लोगों की हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु इस सामूहिक निधि का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था पॉइंट सी में कि यह यहाँ पे एक पूल बनाया जाता है, जहाँ पे इसमें जो भी अंशदान दे रहे हैं लोग प्रीमियम के रूप में, और कोई भी आपदा होती है तो उसमें कुछ लोगों की जो हानि हो जाती है, इस समूह के लोगों के द्वारा उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए इस पूल में जो भी रुपए जमा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। निधि या फंड एकत्रित पुलिंग करना, निधि या फंड एकत्रित करना या फिर पुलिंग करना एवं कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों की क्षतिपूर्ति करने की एक प्रक्रिया संस्था द्वारा की जाती है, जिसे बीमाकर्ता कहते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि 1000 आदमी जो कि कार का इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, वो एक समूह बनाते हैं या फिर पूल बनाते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, मान लीजिए कि कोई 1000 आदमी है और वो कार का इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं और वो एक समूह बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो किसको पैसा प्रीमियम देंगे? वो किसी एक पे भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो एक आदमी जो है उस 1000 आदमी को ऑपरेट करेगा और उससे पैसे कलेक्ट करेगा, और किसी का कोई भी अगर लॉस होता है तो उसका भरपाई करेगा। तो उस केस में जो ये निधि या फिर फंड एकत्र करने का जो काम है, वो कोई एक संस्था द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसे बीमाकर्ता कहते हैं। बीमाकर्ता प्रत्येक व्यक्ति जो इस योजना में भाग लेना चाहता है के साथ अनुबंध करता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि 1000 आदमी का एक पूल है कार का जो इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो जो लोग भी इस योजना में भाग लेंगे तो उसके साथ बीमाकर्ता, जो कि बीमा कंपनी है, वो एक अनुबंध करेगा, और जो भी आदमी इस अनुबंध में भाग लेगा उसे उस सहभागी को बीमित कहते हैं, मतलब कि इंश्योर्ड इंग्लिश में बोले तो। इस तरह से बीमा जो है बोझ हल्का करता है, मतलब कि जो कार का क्षति का जो भी बोझ था कार के ऑनर पे, वो उसने अपने हानि का बोझ बीमा कंपनी के ऊपर डाल दिया है, और अपना बोझ उसके ऊपर, जो हानि का बोझ था वो उसने हल्का कर लिया है। इस तरह से बीमा बोझ हल्का करता है। अब हम बात करेंगे व्यक्ति द्वारा ढोए जाने वाले जोखिम के बोझ के बारे में। पहला है जोखिम का महत्वपूर्ण बोझ, और दूसरा है जोखिम का कम महत्वपूर्ण या फिर सेकेंडरी बोझ। जोखिम के महत्वपूर्ण बोझ में ऐसी हानियों को शामिल किया जाता है जिसमें शुद्ध जोखिम घटनाओं के फलस्वरूप वास्तविक रूप में परिवार एवं कारोबारी यूनिट के द्वारा सहन किया जाता है। ऐसी हानियां प्रायः प्रत्यक्ष एवं मापने योग्य होती है तथा बीमा द्वारा सरलता से इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने कारखाने का इंश्योरेंस करवा रखा है और कारखाना उसका नष्ट हो जाता है,
तो और अगर इसने अपने कारखाने का इंश्योरेंस करवा रखा है तो इसकी सरलता से क्षतिपूर्ति हो जाती है, और कारखाना का जो भी लागत है या फिर उसका जो भी वैल्यू है उसका इंश्योरेंस भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है और उसका हार्ट सर्जरी होता है तो उसने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो हार्ट सर्जरी में जो भी कॉस्ट आएगा वो बीमा कंपनी के द्वारा आसानी से क्षतिपूर्ति किया जा सकता है। तो ये सारे जोखिम का महत्वपूर्ण बोझ के रूप में आते हैं, जिसमें सामने से पता चल रहा है कि किसी भी परिसंपत्ति का क्या मूल्य है और बीमा द्वारा इसकी सरलता से क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अब हम बात करेंगे जोखिम के कम महत्वपूर्ण बोझ के बारे में। मान लें कि कोई एक घटना नहीं घटी एवं किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। इसका यह अर्थ है कि जिसके समक्ष आपदा की संभावना है उन्हें किसी प्रकार का बोझ नहीं है। इसका जवाब यह है कि महत्वपूर्ण बोझ के साथ साथ व्यक्ति जोखिम के कम महत्वपूर्ण बोझ का भी वहन करता है। जोखिम के कम महत्वपूर्ण बोझ में यह तथ्य है कि हानि की परिस्थिति की संभावना है। हानि अभी नहीं हो रहा है लेकिन हानि होने का संभावना है। मान लीजिए कि कोई एक इंडस्ट्री लगाया है, कारखाना लगाया है और वो जो है इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो उसमें इसकी संभावना एनी टाइम है। उसके दिमाग पे टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा उसके ऊपर कि किसी न किसी तरह की अप्रिय घटना घट सकती है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ क्या है। सर्वप्रथम, भय एवं चिंता के कारण शारीरिक एवं मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। चिंता की मात्रा प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकती है, परंतु यह विद्यमान रहती है तथा तनाव का कारण बनते हुए व्यक्ति के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि हानि से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति में दूरदर्शिता यह होगी कि ऐसी संभावित घटना का सामना करने के लिए आरक्षित निधि रिजर्व फंड बचा कर रखी जाए। ऐसी निधि के गठन में कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए ऐसे फंड नकदी के रूप में रखे जा सकते हैं जिससे मिलने वाला प्रतिफल न्यून होता है। बीमाकर्ता को जोखिम देकर मानसिक शांति का आनंद ले सकते हैं। निधि जिसे रिजर्व के रूप में बचा कर रखना पड़ता है उसका निवेश कर सकते हैं तथा अपने कारोबार को प्रभावी बनाने की योजना बना सकते हैं। इस कारणों से यह सुस्पष्ट है कि बीमा की आवश्यकता क्यों है। अब हम आगे बात करेंगे जोखिम प्रबंधन की तकनीक या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है जोखिम से बचाव। हानि की स्थिति से बचते हुए जोखिम को नियंत्रित करना ही जोखिम से बचाव कहा जाता है। इस प्रकार ऐसी संपत्ति, व्यक्ति अथवा गतिविधि से बचना चाहिए जिसमें हानि की संभावना हो। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ लोग कुछ निश्चित निर्माण के कार्य का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को सौंपते हुए निर्माण से जुड़े कुछ जोखिमों को झेलने से मना कर सकते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अगर घर बनवा रहे हैं तो कुछ लोग खुद से घर का सामग्री या फिर लेबर या फिर मिस्त्री हायर नहीं करते हैं, वो किसी एक ठेकेदार को दे देते हैं ठेका, और उनसे जो भी उसका जो भी हानि होगा उसे बस बना हुआ घर चाहिए। एट द एंड लास्ट में उसे बना हुआ घर चाहिए। जो भी हानि होगा वो या फिर जो भी फ़ायदा होगा वो ठेकेदार का होगा। या फिर दूसरा एग्जांपल है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सकने के भय से घर से बाहर ही नहीं निकलता है, या फिर विदेशों में स्वास्थ्य के बिगड़ जाने के भय से विदेश यात्रा नहीं करते हैं। तो ये हुआ जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम से बचाव। आगे देखें तो जोखिम को अपने पास रखना। अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही जोखिम को अपने पास रखने का निर्णय करता है, मतलब कि वो ये एक तरह से स्वयं बीमा करता है, सेल्फ इंश्योरेंस कर लेता है, तो उसे जोखिम या रिस्क रिटेंशन कहते हैं, जोखिम अपने पास रख लेना। जैसे कारोबारी घराने कुछ निश्चित सीमा तक छोटी छोटी हानियों को वहन करने की अपनी क्षमता के अनुभव के आधार पर स्वयं ही जोखिम अपने पास रख लेते हैं। इससे आगे है तीसरा नंबर, जोखिम कम करना एवं नियंत्रण करना, रिस्क रिडक्शन एवं कंट्रोल। रिस्क जोखिम कम करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्री में काम किया जा रहा है तो वहाँ पे जोखिम कम करने के लिए
शिक्षा एवं प्रशिक्षण। मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं और कोई एक नई मशीन आती है, तो उसमें अगर कोई भी आदमी काम जिसे उस मशीन को चलाना नहीं आता है, ऑपरेट करना नहीं आता है, तो उसे प्रशिक्षण देकर उस मशीन में अगर किसी को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है तो उसको पहले सिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उस मशीन के खराब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। या फिर जोखिम कम करने का एक तरीका सब लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि हम लोग सड़क पे कार चलाते हैं, तो कार में हम जब भी बैठते हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, या फिर कार में एयर बैग्स होते हैं, ताकि जोखिम जो कि इस केस में एक्सीडेंट होगा, कार के एक्सीडेंट के केस में एयर बैग्स खुल जाए और आदमी का सुरक्षा हो जाए। और अगर एक्सीडेंट होता भी है, जैसे एयर या फिर सीट बेल्ट लगा हुआ है, तो उससे कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचे। तो ये सब जोखिम कम करना एवं उसको नियंत्रण करने का टेक्निक है। इससे आगे देखें तो जोखिम का वित्तीय प्रबंध। जोखिम का वित्त प्रबंध या रिस्क फाइनेंसिंग। जोखिम का रिस्क फाइनेंसिंग में भी दो है। स्व वित्तयन के जरिए जोखिम को अपने पास रख लेना। मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी बहुत पैसे वाला है और उसको पता है कि कोई भी रिस्क में लगभग कितने रुपए की हानि हो सकती है, तो वो उसका बीमा खुद से कर लेता है। इस प्रक्रिया को स्व बीमा कहते हैं। और वो जो भी हानि होता है उसको उसका जोखिम खुद उठाता है। और बी है जोखिम को किसी और को दे देना या रिस्क ट्रांसफ़र करना। मतलब कि कोई भी जो भी रिस्क है वो किसी दूसरे को दे रहा है, यानी किसी कंपनी से बीमा करवा रहा है। तो यहीं से बीमा के कंसेप्ट का जो मॉडर्न कंसेप्ट है ये आता है, जोखिम किसी और को दे देना या फिर रिस्क को ट्रांसफ़र कर देना। जो अगर किसी के लाइफ का रिस्क है, मान लीजिए कि कोई एक परिवार का अर्निंग मेंबर है, उसके नहीं रहने पे परिवार को कोई भी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो उस केस में व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवाता है कि उसके नहीं रहने के केस में उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले। तो वो अपने लाइफ का रिस्क किसी दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दे रहा है। बीमा जोखिम को किसी और को दे देने का एक मुख्य स्वरूप है। यह बीमा क्षतिपूर्ति के लिए अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने की अनुमति प्रदान करता है। आगे बात करेंगे इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। इंश्योरेंस और एश्योरेंस दोनों ही इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बेचा जाता है वित्तीय उत्पाद के रूप में, जिसका वाणिज्यिक संचालन किया जाता है। इसमें बहुत ही छोटा सा अंतर है, वो समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। इंश्योरेंस का आशय घट सकने वाली घटना से सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एश्योरेंस का आशय घटने वाली घटना से सुरक्षा प्रदान करना है। इंश्योरेंस का मतलब घटना घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती है, लेकिन एश्योरेंस का मतलब है कि घटना घटेगी ही, ये निश्चित है। और उस घटने वाली जो निश्चित घटना है उससे निश्चित घटने वाली घटना के से सुरक्षा प्रदान करना। इंश्योरेंस जैसे कि आदमी कार का इंश्योरेंस करवाता है, तो उसमें ये निश्चित नहीं है कि कार का एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आदमी अपने जीवन का इंश्योरेंस करवाता है तो ये तो निश्चित है कि आदमी की मृत्यु कभी न कभी तो होगी ही। तो अगर कोई लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है तो ये एश्योरेंस कहा जाएगा, और कार का इंश्योरेंस करवाता है तो ये इंश्योरेंस कहलाएगा। जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में बीमा एक जोखिम प्रबंधन का साधन है, रिस्क मैनेजमेंट का साधन है। जो भी हमारा रिस्क है, कोई भी चीज़ का जो भी जोखिम है, चाहे वो लाइफ का हो या फिर किसी वस्तुगत चीज़ का हो, जैसे कार है, मकान है, उसका सबसे अच्छा तरीका है उसके जोखिम प्रबंधन का कि उसका बीमा करवा दिया जाए और उसका रिस्क ट्रांसफ़र किसी दूसरे कंपनी, जिसको कि इंश्योरर कहते हैं, उस पर कर दिया जाए। और अगर बीमा करवाने के चयन से पूर्व ध्यान देने वाली 3 बातें हैं। बीमा के चयन से पूर्व ध्यान देने वाली 3 बातें हैं। थोड़े के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम न लें, हानि सह सकने की सामर्थ्य से ज़्यादा जोखिम न लें, और जोखिम के संभावित परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक सोचें। अब आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। थोड़े के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम न लें। जोखिम ट्रांसफ़र का मूल्य और
इससे उत्पन्न मूल्य वैल्यू के बीच में अवश्य ही संतुलित संबंध होना चाहिए। उदाहरण के रूप में, क्या एक साधारण सी बॉल पेन का बीमा करना सार्थक होगा? अगर किसी चीज़ का बहुत ही कम मूल्य है तो उसका बीमा करके कोई फ़ायदा नहीं, जैसे कि एक बॉल पेन। हानि बी पॉइंट है, हानि सह सकने की समझ से ज़्यादा जोखिम न लें। यदि किसी घटना के कारण होने वाली हानि इतनी वृहद है, ज़्यादा हो कि उससे लगभग दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो जोखिम प्रतिधारणा उचित एवं उपयुक्त नहीं होगा। जोखिम प्रतिधारणा मतलब जोखिम को अपने पास रख लेना उचित नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी तेल रिफाइनरी के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने पर क्या होगा? क्या कोई कंपनी इस हानि को सहन कर पाएगी? और सी है, जोखिम के संभावित परिणामों के बारे में सोचें। ऐसी परिसंपत्ति का बीमा करवाना सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें हानि के घटने की संभावना बहुत कम हो, परंतु संभाव्य प्रभाव बहुत ही अधिक हो। मतलब कि हानि का उसमें मतलब जोखिम का कम होने का संभावना कम है, लेकिन जोखिम होने का संभावना ज़्यादा है। जैसे कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट, यहाँ पर भारत सरकार इसरो के द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ती है अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ने में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि चंद्रयान मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो क्या कोई अंतरिक्ष उपग्रह का बीमा नहीं कराकर उसका खर्च उठा सकता है? तो आंसर है नहीं। तो इस तरह का चीज़ जिसका कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसे चीज़ का बीमा होना ही चाहिए। आगे हम बात करेंगे समाज में बीमा की क्या भूमिका है। बीमा कंपनी के आर्थिक निवेश से समाज को लाभ पहुंचता है। जो भी प्रीमियम हम बीमा कंपनी में जमा करते हैं, बीमा कंपनी उसे कहीं ना कहीं निवेश करती है। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में या फिर गवर्नमेंट को लोन देने के लिए, जैसे LIC का बात करें तो LIC बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करती है या फिर गवर्नमेंट को लोन देती है। तो जो भी बीमा कंपनी में लोग अपना पैसा जमा करते हैं तो उससे समाज को लाभ पहुँचता है। दूसरा है, बीमा धारक को लाभ पहुंचता है। ये तो ऑब्वियस है, बीमा धारक को लाभ पहुंचता है एवं भय, चिंता और आशंकाओं से दूर रखता है। रोजगार के अवसर प्रदान करता है। बीमा कंपनी एजेंट अपॉइंट करती है बीमा पॉलिसी बेचने के लिए, जो कि किसी एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। और सरकार बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर के आती है लोगों के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, और इस तरह के स्कीम को भी बीमा कंपनी के द्वारा लागू किया जाता है। तो इसमें भी बीमा कंपनी सरकार एवं सोसाइटी का हेल्प करती है। आगे हम देखेंगे सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं क्या क्या हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं कर्मचारी बीमा योजना है, फसल बीमा योजना है, ग्रामीण बीमा योजना है, और कुछ योजनाएं हैं जो कि बीमा कंपनी के द्वारा संचालित होती है, जैसे कि जनता व्यक्तिगत दुर्घटना योजना। कोई अपना एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान लेता है तो वो व्यक्तिगत दुर्घटना योजना वो बीमा कंपनी के द्वारा संचालित होती है, सरकार के द्वारा नहीं। और जन आरोग्य योजना, ये भी बीमा कंपनी के द्वारा ही संचालित होती है, सरकार के द्वारा नहीं। अब आगे हम इस अध्याय के क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बीमा उद्योग का नियामक रेगुलेटर कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारतीय बीमा प्राधिकरण, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और चौथा भारतीय साधारण बीमा निगम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है 2, आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में IRDAI भी बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ कौन सा है? जोखिम का 2 बोझ होता है, जोखिम का महत्वपूर्ण बोझ और जोखिम का कम महत्वपूर्ण बोझ। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। कारोबार व्यवधान लागत, ये नहीं होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण बोझ है। माल नष्ट हो जाने का लागत, ये भी महत्वपूर्ण बोझ है। और भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित रिजर्व को अलग बचा कर रखना, ये आंसर होगा कि ये सेकेंडरी बोझ है, मतलब कम महत्वपूर्ण बोझ है।
चौथा है हृदयघात के कारण अस्पताल में भर्ती होने के परिणाम स्वरूप आने वाली चिकित्सकीय लागत। ये भी महत्वपूर्ण बोझ है, तो आंसर इसका सही आंसर होगा ये 3 नंबर। भविष्य में संभावित हानियों को पूरा करने हेतु आरक्षित रिजर्व को अलग बचा कर रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है। ऑप्शन है बैंक एफडी जो कि नहीं है, बीमा जो कि सही आंसर है, बाकी इक्विटी शेयर और भू संपदा रियल एस्टेट ये भी जोखिम ट्रांसफर से संबंधित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीमा ही जोखिम ट्रांसफर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परिदृश्यों में किसके लिए बीमा की आवश्यकता हो सकती है। परिवार का एकमात्र कमाने वाला लाल जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। किसी व्यक्ति का बटुआ पर्स गुम हो सकता है, शेयर मूल्य में बहुत अधिक गिरावट आ सकती है, प्राकृतिक टूट फूट से घर का मूल्य कम हो सकता है। इसका आंसर साफ है, 1 नंबर होगा। परिवार का एकमात्र कमाने वाला लाला जिसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। कोई एक लाला है जो कि परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है और उसकी असामयिक मृत्यु हो सकती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा नहीं बल्कि बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित होती है। तो इससे पहले हमने देखा था कि कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा प्रायोजित है और कौन सी बीमाकर्ता के द्वारा। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये कर्मचारी राज्य बीमा ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। उसके बाद फसल बीमा योजना ये भी सरकार के द्वारा प्रायोजित है। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा जन आरोग्य जो कि बीमाकर्ता के द्वारा या फिर बीमा कंपनी के द्वारा प्रायोजित होती है। जन आरोग्य सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें जोखिम पुलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम ट्रांसफर को कहते हैं बचत, निवेश, बीमा या जोखिम घटाना। जोखिम पुलिंग के जरिए, तो इसका आंसर होगा बीमा। तीसरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जोखिम घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपायों को कहते हैं जोखिम को अपने पास रखना। ये जोखिम रिस्क रिटेंशन कहलाता है। हानि रोकथाम करना, मतलब कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इंडस्ट्री है तो वो अपने वर्कर को ट्रेनिंग देती है कि कोई भी काम को कैसे कुशलतापूर्वक किया जाए, या फिर अगर कोई कार चला रहा है तो हानि रोकथाम के लिए सीट बेल्ट लगाता है और कार में एयर बैग्स इंस्टॉल्ड होते हैं। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आंसर 2 हानि रोकथाम, मतलब जोखिम घटाने के अवसरों को कम करने संबंधी उपाय को कहते हैं हानि रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बीमाकर्ता इंश्योरर को जोखिम ट्रांसफर करने पर यह डैश संभव हो जाता है। हमारा अपनी परिसंपत्ति के प्रति लापरवाह होना, हानि की स्थिति में बीमा से धन प्राप्त करना, हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को अनदेखा करना, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा कि ये तो नहीं हो सकता, आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं, या फिर खुद का हानि करके धन प्राप्त करना आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है। हमारी संपत्तियों में निहित संभावित जोखिम को अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे लोग एक आग का चिंगारी गिरा हुआ है आपके घर में और आपने अपने घर का बीमा करवाया हुआ है और आप देख रहे हैं और आप उस आग को बुझा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने घर का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ये इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, शांतिपूर्वक अपने कारोबार को और अधिक प्रभावी बनाने की योजना करना। आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, आप इससे निश्चिंत है कि आपको हानि के केस में कोई जोखिम उठाना पड़ेगा और आप अपने कारोबार को अधिक प्रभावी बनाने की योजना बनाते हैं। क्वेश्चन 4 है आधुनिक बीमा कारोबार का शुरुआत डैश से हुई थी। आधुनिक बीमा कारोबार की शुरुआत डैश से हुई थी, बॉटमरी, लॉर्ड्स, रोड्स, मल्होत्रा समिति। तो इसका ऑप्शन होगा 2 लॉयड कॉफ़ी हाउस से हुआ था आधुनिक बीमा के कंसेप्ट का शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा के संदर्भ में जोखिम को अपने पास रखना ऐसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है जहां हानि या नुकसान की संभावना नहीं है, हानि उत्पन्न करने वाली घटना का कोई मूल्य नहीं है,
संपत्ति को बीमा की सुरक्षा प्राप्त है। व्यक्ति स्वयं ही, इसका ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। व्यक्ति स्वयं ही जोखिम और उसके प्रभाव को झेलने का निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीमा आस्ती की सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा हानि की रोकथाम करता है। बीमा हानि की संभावना को कम करता है। संपत्ति के नुकसान होने पर बीमा भुगतान करता है। तो इसका विकल्प 4 सही होगा। संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। क्वेश्चन 7 है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 400 घरों में प्रत्येक का मूल्य 20,000 रुपये है। औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है जिसके कुल 80,000 रुपये की हानि होती है। तो 80,000 रुपये की हानि होती है, तो इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप में कितना का अंशदान करना होगा? टोटल घर 400 रुपये हैं और हर एक साल 80,000 रुपये का हानि होता है। और तो हम सीधा 80,000 को 400 लोगों में बांटेंगे और उससे प्रीमियम का अंशदान लेंगे। तो सीधा 400 भागा 80 कर दिया जाए तो ये 20 कट गया, 400, 800 भागा 4, तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति अंशदान देना होगा। इसका 7 का विकल्प ऑप्शन 2 सही है। 200 रुपये प्रति घर के रूप से अंशदान देना होगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों के द्वारा आपस में बांट लेने की विधि है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बीमा कुछ लोगों की हानि को, जैसे इसे पिछले क्वेश्चन में भी था कि इससे पिछले क्वेश्चन में देखें तो 400 घर में 4 घर में आग लग जाती है, तो 4 घर के हानि को 400 लोगों के द्वारा बांटा गया था। तो बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत से लोगों के द्वारा आपस में बांट लेने की विधि है। 9वां क्वेश्चन है, बीमाकर्ता जोखिम स्वीकरण के पूर्व संपत्ति के सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था क्यों करते हैं? मूल्यांकन के प्रायोजन हेतु, जोखिम के आकलन के लिए, यह जानने के लिए कि बीमित ने संपत्ति की खरीदी कैसे की है, यह जानने के लिए कि क्या अन्य बीमाकर्ता ने भी संपत्ति का निरीक्षण किया है, यह जानने के लिए क्या पड़ोस की संपत्ति को भी बीमित किया जा सकता है। ये तीनों आंसर गलत हैं। ऑप्शन 1 ही सही है। मूल्यांकन के प्रायोजन हेतु जोखिम का आकलन, कोई भी बीमाकर्ता किसी भी चीज़ का अगर बीमा कर रहा है, रिस्क उठा रहा है, तो उसको पता होना चाहिए जो भी संपत्ति का रिस्क उठा रहा है तो उसका मूल्य कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाता है? कई लोगों की हानि को कुछ लोग द्वारा आपस में बांट लेना, ये गलत है। कई लोग की हानि को कुछ लोग में नहीं बांटा जाता है। कुछ लोगों की हानि को कई लोग द्वारा आपस में, ये सही है। कुछ लोगों की हानि को कई लोग, मतलब कम लोगों की हानि को ज़्यादा लोग के द्वारा आपस में बांट लिया जाता है। एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों की हानि को बांट लेना, ये भी गलत है। और अनुदान के जरिए हानि की साझेदारी, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 ही सही है।